नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक की किताब है और उद्योग सेक्टर हम देख चुके हैं, कृषि सेक्टर हम देख चुके हैं, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर इन इंडिया आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर है 7। तो बहुत ही सफलतापूर्वक हमने शुरू के जो कठिन 6 चैप्टर हैं उसको निपटा लिया है और हम पहुंच गए हैं अपने आगे की पड़ाव में जो कि सर्विस सेक्टर इन इंडिया है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका और 50% से ज़्यादा का जो परसेंट है वो ये एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाला भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये जीडीपी में तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके साथ ही क्या है, एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जिसका निर्यातों में भी महत्वपूर्ण योगदान है और जो बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान करता है। तो क्या क्या इसका महत्व है, क्या क्या महत्व है कि सेवा जो है वो घरेलू उत्पाद मतलब सकल घरेलू उत्पाद में तो है ही इसका। पहले तो अपने देश में देख लेते हैं क्या है। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, आकर्षित करता है। निर्यात में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार देखते हैं तो रोजगार भी प्रदान करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है जैसे कि व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, निर्माण कार्य से संबद्ध सेवाएं। तो इतनी सारी सेवाएं हैं, ये सब सेवा में ही आती है। भारत के सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में लगभग 50% से अधिक की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र में होती है। ये जो भारत के आर्थिक विकास है उसका प्रमुख संचालक बना गया है। इसको हम टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक सेक्टर भी कहते हैं। किसको? सेवा क्षेत्र को। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जो देश विकास के पथ पर अग्रसर है उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या कह रहे हैं, विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी देश अगर विकास के पथ पर अग्रसर है तो उस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि तो है ही, संबद्ध क्षेत्र भी है, लेकिन उसकी तुलना में हम सेवा का देखेंगे तो उसका योगदान काफ़ी बढ़ता जाता है। भारत के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। क्यों? क्योंकि 1951 में अगर हम देखते हैं तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना था, 52% था। देश के जो जीवीए है उसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण आई गिरावट के कारण 2014-15 में 18.2% से मामूली रूप से बढ़कर के 2022 में 20.2% हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। केवल लॉकडाउन पीरियड था उस समय सेवा में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन ऐसे देखें तो बढ़ती ही जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 3% था। आज की डेट में भी हम देखें तो 53 से 54% का जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, सेवा यानी कि टर्शरी सेक्टर का होता है। इसका वर्गीकरण देखते हैं, टेबल फॉर्म में बताया गया है। इसमें व्यवसाय, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण है। तो पहला देखिए, ये व्यवसाय है, मरम्मत है, होटल है, रेस्टोरेंट है, यातायात, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं हैं, फिर वित्तीय सेवाएं हैं, रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व है, लोक प्रशासन और रक्षा है, इधर निर्माण है। क्या है? सेवा क्षेत्र का हम क्या पढ़ रहे हैं, सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण, तो ये हम मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट देख लिए, फिर यातायात, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व, लोक प्रशासन और रक्षा तथा अन्य, और फिर है निर्माण। तो यातायात, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं में देखिए रेलवे यातायात है, सड़क यातायात है और हवाई यातायात है। यातायात 3 तरह के होते ही हैं, है ना, या तो रेल के माध्यम से जाएगा इंसान, या सड़क के माध्यम से, या हवाई यातायात के माध्यम से। तो इस प्रकार की यातायात से संबंधित सेवाएं हो गई। वित्तीय सेवाएं है ही, रियल एस्टेट, आवासीय, पेशेवर सेवाएं हैं, निर्माण है। तो इतनी सारी देखिए सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाओं का भी प्रोत्साहन हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम हेल्थ सेक्टर देख लें या फिर उपग्रह का मानचित्रण, सैटेलाइट वगैरह जो भेजा जाता है, प्रक्षेपण सेवाएं, मतलब हम अपने देश का तो कर ही रहे हैं प्रक्षेपण, साथ ही जो अन्य देश के जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर जिनसे हमारी अच्छी मित्रता है उन देशों के भी जो यान प्रक्षेपित करना, उनमें भी हम क्या कर रहे हैं,
योगदान दे रहे हैं। तो इन उपायों के साथ साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के विकास की संभावना को उज्जवल बना दिया है। भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन देखते हैं कि सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस इन इंडिया कैसा है हमारा सर्विस सेक्टर। तो सकल घरेलू उत्पाद में हमने कहा कि लगभग 50% से अधिक का योगदान है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उस समय क्या है 55% से घटकर भी 53% हो गई थी। लेकिन कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से देखे पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन जैसे संपर्क गहन सेवा क्षेत्र पर प्रभाव डाला था। लॉकडाउन था तो बट ऑब्वियस है कि ये वाला सेक्टर हमको नीचे जाना ही था। दूसरी ओर ना, लेकिन ये वाला सेक्टर तो गया नीचे। इसे देखिए हम के शेप्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको। हम देखेंगे कि के शेप्ड इकोनॉमी क्या है, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि कुछ सेक्टर तो जल्दी उभर गए और कुछ सेक्टर नहीं उभर पाए, क्योंकि इकोनॉमी तो डाउन गई, लेकिन डाउन होने के बाद ना कौन सा सेक्टर बढ़ा? देखिए सूचना का बड़ा, संचार, वित्तीय, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाएं, जैसे कि गैर संपर्क सेवाएं लचीली बनी रही, मतलब कि जिसमें कि कॉन्टेक्ट ना हो, आपस में कॉन्टेक्ट ना हो, लेकिन आईटी, संचार, वित्तीय, देखिए ऑनलाइन परचेसिंग का है वो बढ़ गया। जितनी भी ऐसी व्यावसायिक सेवाएं थी जिसमें कि संपर्क नहीं होता है, ऐसी सेवाएं बढ़ गई। तो हालांकि वित्त वर्ष 22 में तेजी से वापसी की थी सेवा क्षेत्र ने, और यह पिछले वित्त वर्ष 7.8% के संकुचन की तुलना में 8.4% रेट से बढ़ा। व्यापार, होटल, परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के उस उप क्षेत्र की वृद्धि से सेवा क्षेत्र में सुधार हुआ जो महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर हम वित्त वर्ष 2023 में देखिए दिया गया है, लेकिन हमको पढ़ना 2025-26 का, इसलिए हम इसको अभी उतना ध्यान नहीं देंगे। सेवाएं देखिए, सर्विसेज पीएमआई क्या है? पीएमआई यानी कि परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, क्रय प्रबंधकों की सूची सेवाओं द्वारा मापी गई भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधि, जो कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के दौरान कई महीनों तक संकुचन क्षेत्र में रही। 2022 की शुरुआत में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, जिससे संक्रमण के घटने के साथ ही तेजी से बेहतर हो गई। हालांकि रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप से पीएमआई सेवाओं को फिर से झटका लगा है। तो क्रय प्रबंधकों की सूची सेवाओं द्वारा मापी गई भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधि है। इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण घटने के साथ ही ये तेजी से बढ़ी थी। तो इसमें सुधार हुआ, अनिश्चितता आई थी, गिरावट आई थी, मुद्रास्फीति के दबाव के कारण कारोबारी बढ़त रुक गई थी। इसके अलावा कीमतों के दबाव और प्रतिकूल मौसम ने भी घरेलू मांग को प्रभावित किया था। तो कोविड-19 वाला था ही संकट जो था, लेकिन उसके साथ साथ ना हमको देखिए कीमतों का दबाव बढ़ता है, प्रतिकूल मौसम भी जो है घरेलू मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति में सुधार के कारण इनपुट और कच्चे माल के मूल्य दबाव की वापसी हुई और पीएमआई सेवाओं में तेजी आई, और यह तेजी आकर के देखिए 58.5 हो गई थी। तो भू राजनीतिक दबाव था, उसके बावजूद भी इसमें बढ़ोतरी बनी रही पीएमआई सेवाओं में। सेवा क्षेत्र में व्यापार देखिए, ट्रेड इन सर्विस सेक्टर। तो कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक सेवाओं में मंदी मुख्यतः यात्रा एवं पर्यटन, देखिए कहीं पे भी जाने आने में बाध्यता थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट बैन था, और होटल मैनेजमेंट हो गया आपका, ये सब सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट वगैरह प्रतिबंध था। तो यात्रा एवं पर्यटन पे प्रतिबंध था। परिवहन सेवा जो थी वो मुख्य रूप से बाधित थी। तो यात्रियों की कमी हो गई थी, और विश्वव्यापी टीकाकरण, वैश्विक आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने के फलस्वरूप सेवा में वैश्विक व्यापार में सुधार के संकेत मिले। दूसरी तिमाही में हम देखते हैं कि विश्व सेवा व्यापार की मात्रा में महामारी के पूर्व जो उच्च मात्रा की तुलना अधिकता देखी गई, या आशा की जा रही थी कि यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी सेवा सहित वित्तीय सेवा क्षेत्र में खर्च के फलस्वरूप तीसरी तिमाही में यह मजबूत स्थिति में रहेगी। हालांकि डब्ल्यूटीओ की सर्विसेज ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स रीडिंग के अनुसार अक्टूबर 2022 में 98.3 तक की कमी दर्ज की गई है। तो ये सब दिया हुआ है, उस समय कमी कहाँ आई, कहाँ बढ़ोतरी हुई, लेकिन तो हम जानते हैं कि जैसे ही कोविड का टाइम पास होता है तो उसके बाद फिर से विकास दर जो हमारी बढ़ती है, सेवा क्षेत्र में हम वापसी करते हैं, और ऑनलाइन सेवाएं जो है, डिजिटल सेवाएं जो है वो बहुत तेज़ी से अपने उसमें पहुंचती हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान जो वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच अभी सॉफ्टवेयर निर्यात हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो सॉफ्टवेयर निर्यात में क्या बनी रही, तेजी बनी रही। इसका कारण यह है कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सेवाएं और बुनियादी सेवाओं का आधुनिकीकरण के लिए इनकी मार्गों में वृद्धि हुई। देखिए कोई भी जब चैलेंज आता है ना, चैलेंज या कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको पहले से क्या करती है, और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। तो पहले हमारे पास इतना ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था किसी चीज़ का। अब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भोजन हो, आपका रेस्टोरेंट है, पढ़ाई है, ऑनलाइन देखिए रैपिडो वगैरह की सेवा है, तो
पहले क्या था, ये इतना ज़्यादा उन्नत नहीं था, लेकिन जैसे ये परेशानी आती है कोविड-19, तो ये फिर आगे चल कर के क्या करती है, नए चीज़ों को, नए आयाम को, सोचने के तरीके को पूरा चेंज कर देती है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी। इतना ज़्यादा डिजिटल सपोर्ट वाले जो है सेवाएँ आ जाती हैं। यहाँ तक कि टेलीमेडिसिन, मतलब आप घर में बैठ करके अपना उपचार करा सकते हैं, टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएँ, जो इंसान सोच ही नहीं सकता था कि बिना डॉक्टर के पास जाए कुछ होगा। बिना टीचर के पढ़ाए, ऑफलाइन की जगह देखिए ऑनलाइन पढ़ाई कितना ज़्यादा, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन पढ़ाई कितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाई। तो जीवन में जो भी समस्या आती है दोस्तों, वो कहीं न कहीं हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और दूसरी संभावनाओं की तरफ हमको मुड़ती है। तो कभी भी अगर विपरीत परिस्थिति आए तो हमें हताश नहीं होना चाहिए कि यह किसी नए चीज़ का कोई और रास्ता खोल सकती है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू सर्विसेज सेक्टर क्या है, सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, ये भी हमको याद रखना है कि कौन जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में क्या स्थान दिया था भारत को, तो शीर्ष 20 मेजबान देशों में 7वें बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में इसने बताया है। वित्त वर्ष 22 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी प्रवाह, 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुई है। अभी की स्थिति देखिए अलग है, ये पुरानी बात है। अभी की स्थिति में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया है। क्यों हुआ है? शेयर मार्केट से भी देखिए जो विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था बहुत तेज़ी से, कि जो भी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है और साथ में जो ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है, डायरेक्टली कहा जाए, और शुरुआत में तो चल ही रहा था रशिया यूक्रेन, तो बहुत तेज़ी से ना इसमें गिरावट आई। और जो निवेशक उद्यमी है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा संकट, मतलब अभी शेयर मार्केट तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति में है, किस स्थिति में है। तो निवेशक जो है, उद्यमी है, व्यवसायी हैं, उनको कहीं ना कहीं एक परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। प्रमुख सेवाएं देखिए, उप क्षेत्रवार प्रदर्शन और कुछ हाल की नीतियां बोल रहा है, मेजर सर्विसेज सब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस एंड सम रिसेंट पॉलिसीज। तो पॉलिसीज में हम देखेंगे कि पर्यटन और होटल उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इसको भी एक उद्योग बताया गया। पहले पर्यटन जो था वो उद्योग में नहीं आता था, लेकिन टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। सामान्य समय में देखेंगे कि जीडीपी वृद्धि, विदेशी मुद्रा और रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान होता है। यद्यपि कोविड-19 की महामारी के कारण भारत सहित हर जगह वैश्विक यात्रा और पर्यटन को कमजोर करने वाला प्रभाव पड़ा है। महामारी के बाद वैश्विक पर्यटन का परिदृश्य क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधर रहा है, क्योंकि घूमना तो कोई बंद नहीं करता, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो। देखिए, हमेशा घूमना घूमने के पर्पज से नहीं होता, कभी वो धार्मिक यात्रा होती है, ठीक है, कभी वो धार्मिक यात्रा होती है, कभी वो आपका हेल्थ से रिलेटेड होता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हमको यात्रा करनी पड़ती है, और कभी कभी पर्यटन एक एक्चुअल पर्यटन होता है। साथ ही आजकल देखिए विवाह, मैरिज वगैरह भी है, वो वेडिंग डेस्टिनेशन बुक होते हैं, तो बहुत परिदृश्य बदल चुका है। तो महामारी के बाद वैश्विक पर्यटन जो है उसका परिदृश्य सुधर रहा है, और महामारी पूर्व की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। यात्रा प्रतिबंध और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कम होने के साथ ही संपर्क गहन गतिविधियों के अंतर्गत पर्यटन एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में जनवरी से सितंबर 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2022 के शुरुआती 9 महीनों में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन महामारी पूर्व पर्यटकों के आगमन का 63% हो गया था। कोविड-19 महामारी ने हाल ही के वर्षों में आतिथ्य सेवा और पर्यटन उद्योगों के भविष्य को प्रभावित किया। होटल उद्योग देखेंगे कि होटल उद्योग में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है। ऑक्यूपेंसी के मद्देनजर होटल ने व्यापारों को आकर्षित करने के लिए टैरिफ को काफ़ी कम कर दिया। निराशाजनक निचले स्तर पे हम आ चुके थे, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार होता है, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, होटल उद्योग में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें नौकरियां और इसमें प्रत्यक्ष नौकरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, लोगों का मतलब लोगों की आशा इससे ज़्यादा जुड़ती जाती है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा ये देखिए मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स भी जारी किया जाता है, और भारत को दुनिया के 46 देशों में 10वें स्थान पर बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। देखिए, बूढ़े बुजुर्ग या कोई भी विदेश से आते हैं तो उनको यहाँ पे एक प्रॉपर लव एंड सपोर्ट मिलता है, और मेडिकल जो टूरिज्म है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हमारे देश में है। तो भारत ने जिस तरह से कोविड की स्थिति को संभाला है और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार किया है, उससे भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो है उसको एक बड़ा संबल मिला है। भारत ने एक विशेष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के लिए अपने आकर्षण को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। चिकित्सकीय उपचार के लिए भारत आने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए आयुष वीजा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई अपने इलाज के लिए आना चाहता है तो उसको क्या है, आयुष वीजा जैसे हालिया पहल, सतत पर्यटन, ये सब की जो है सुविधा दी गई है। जिम्मेदारी यात्री अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीति का शुभारंभ किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत और भारत में रोग मुक्ति यानी कि हील इन इंडिया
जैसे कार्यक्रम भारत को बड़े पैमाने पर एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार का हिस्सा बनाने में सहायक हो सकते हैं। आईटीबीपीएम की जो सेवाएं हैं, आईटीबीपीएम सर्विसेज सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन क्षेत्र भारत के सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख भाग है। कोविड-19 महामारी ने भारत के अधिकांश अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन की गति को तेज कर दिया है, जिससे कि कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। अधिक डिजिटल प्रौद्योगिकी अभिसरण उपयोग मामले और एंटरप्राइज स्किल डाटा और क्लाउड रणनीति प्राथमिकता में तेजी देखी गई है। नेस्कॉम देखिए, नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, नेस्कॉम का जो डाटा आया है, रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी अधिकाधिक उपयोग, त्वरित प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल परिवर्तन के फलस्वरूप भारत का जो आईटीबीपीएम उद्योग महामारी के दौरान भी लचीला बना रहा। तो आईटी उद्योग इस दौरान भी लचीला बना रहा। ग्राहक केंद्रित, डोमेन विशिष्ट समाधान, डिजिटल फर्स्ट टैलेंट पूल और भविष्य के लिए तैयार रहने वाले समाधान के तौर पर लेजर शार्प फोकस प्रमुख स्तंभ रहे हैं। आईटीबीपीएम राजस्व ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 15.5% की वृद्धि दर्ज की है। प्रौद्योगिकी पर व्यवसायों की बढ़ती निर्भरता, देखिए जो टेक्नोलॉजी है उस पर अब देखिए हर व्यवसाय की निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमको लागत कम करना है और कार्य जो है हमको ज़्यादा करना है। श्रम भी बहुत कम चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम चाहिए और उत्पादन हमको ज़्यादा चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी पर डिपेंडेंस तो बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, उसमें यूके को छोड़कर सभी प्रमुख बाजार में निर्यात में वृद्धि देखी गई है। तो यूके प्रमुख बाजार बन रहा है धीरे धीरे। आईटीबीपीएम उद्योग ने प्रत्यक्ष कर्मचारी पूल में लगभग 10% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की है, जिसमें इसके कर्मचारी आधार से सबसे अधिक निवल वृद्धि हुई है। उद्यम डिजिटल की गति तेज होने से परिवर्तन के कारण घरेलू प्रौद्योगिकी उद्योग में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। देखिए अब यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट इसमें नेस्कॉम की रिपोर्ट बताया है। एपीएसी का अर्थ है एशिया प्रशांत क्षेत्र, एपीएसी एशिया प्रशांत एरिया, ऐसा होगा। तो यहाँ पे 62% देखिए किसका हिस्सा है, ये यूएसए, यूके, यूरोप, एपीएसी और आरओडब्ल्यू करके यहाँ पे दिया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में स्थिति बताया है। आईटीबीपीएम निर्यात का भौगोलिक वितरण है, ये राजस्व का खंडवार वितरण है। तो ऊपर जो डाटा दिए हुए हैं उसी को नीचे पाई चार्ट में बता दिया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कॉमर्स देखिए, ई कॉमर्स महामारी के बाद आईटीबीपीएम क्षेत्र की तर्ज पर ही ई कॉमर्स जो क्षेत्र है, ई कॉमर्स क्षेत्र भी नए सिरे से बढ़त इसमें देखने को मिलती है। तो आईटी सर्विसेज तो हम देख ही रहेंगे कितना ज़्यादा इसमें आईटी सर्विसेज का रोल है ना। पाई चार्ट में भी दिख रहा है कि आईटी सर्विसेज कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवागमन संबंधी जो प्रतिबंध थे ने उपभोक्ताओं के कार्य व्यवहार को बाधित किया है और ऑनलाइन खरीदारी को प्रोत्साहित किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोत्साहन, इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता और स्मार्टफोन के प्रयोग में वृद्धि, क्या क्या इसका कारण बना। देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को, अगर मान लीजिए हम पहले से ऑनलाइन खाता नहीं खोल के रखे होते, जैसे जनधन योजना के माध्यम से हुआ या स्मार्टफोन का प्रयोग था, और मोबाइल प्रौद्योगिकी अगर बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं होती तो ये सारी जो योजनाएं थी वो शायद ही हो सकती थी, क्रियान्वित हो सकती थी। लेकिन डिजिटल भुगतान को हम पहले से अपना चुके थे और उसी समय इसकी वृद्धि जो है हमको और तेजी से दिखती है। ई कॉमर्स को अपनाने और विकास को और अधिक तीव्र करने के लिए प्रेरित किया। वर्ल्ड पे FIS की ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत के ई कॉमर्स बाजार में वर्ष 2025 तक सालाना 18% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। तो हो चुका है, देखिए बहुत ज़्यादा वृद्धि तो अभी चल ही रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने न केवल भौगोलिक बाधाओं को दूर करके एक बड़ा ग्राहक आधार एक साथ छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निपटने की अनुमति भी दी है, जिससे कि खरीद की लागत और ज़्यादा कम हो गई है। तो आपूर्तिकर्ताओं तक यह बढ़ी हुई जो पहुंच है वो छोटे व्यवसाय के मालिकों को उनके अपने व्यवसायों को बहुत कम पूंजी में निवेश में बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार उनकी लागत संरचना को बल मिलता है। तो एक तरफ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, इसे एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस कहा जाएगा कि प्रतिस्पर्धा, और जो ग्राहक हैं उनको हर तरह के सामानों को देखने का, हर तरह की व्यापार अनुभव करने का भी मौका मिल रहा है। तो ग्रामीण भारत में भी हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन की पहुंच हो गई है, लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ग्रामीण हो, शहरी हो, है ना, मेल हो, फीमेल हो, हर वर्ग के लोगों तक इसका विस्तार हो चुका है। रिटेल और ई कॉमर्स ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हमको दिखती है, और खासकर जो टियर 2, टियर 3 मतलब कि जो छोटे शहर होते हैं ना, उसके भी उपभोक्ताओं के द्वारा विगत वर्षों में ये संचालित किया जा रहा है। आजकल तो छोटे शहर हो या गांव हो, सभी जगह ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स का जो है पहुंच, इसके हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, घर घर तक इसका पहुंच है।
तो टीयर 1 में तो शहरों की तुलना में आय देखिए बहुत ज़्यादा होती है, दुगनी होती है, तिगनी होती है। और जो टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं उसमें आय थोड़ी कम होती है। लेकिन ऑर्डर के मामले में देखा जाए तो टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों से ऑर्डर की मात्रा काफ़ी मतलब वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम ने भी ग्रॉस मर्चेंडाइज्ड वैल्यू में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज किया गया है। जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो जेम पोर्टल हम कहते हैं ना, जेम पोर्टल से खरीदी, तो उसका ये मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो यहाँ से भी ग्रॉस मर्चेंडाइज्ड वैल्यू में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है और 2022 में 1 लाख करोड़ की वार्षिक खरीद का ऑर्डर इसने प्राप्त किया है। तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आदिवासी समुदाय हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, एमएसएमई के उत्पादों को ऑनबोर्ड करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जेम पर कुल कारोबार का 57% उत्पाद जो है एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से आया है। 57% उत्पाद जो है एमएसएमई से आता है। इसमें महिला उद्यमियों ने 6% से अधिक का योगदान भी दिया है। महिला उद्यमी जो है 6% से अधिक का योगदान दिए हैं। तो पहल जो है ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों को उनके चिन्हित उत्पाद, जैसे छोटे व्यवसायी हैं छोटे क्षेत्र में, तो उनके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं उनके चिन्हित उत्पादों को ऑनबोर्ड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का माध्यम से उनकी बिक्री को सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ई मार्केट प्लेस यानी कि www.tribesindia.com पोर्टल ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो पोर्टल ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो आदिवासी कारीगर हैं के उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों के द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाया जाए। तो ऐसी चीज़ें जो आदिवासी बनाते हैं, जो लोकल उत्पाद है, वनोपज से संबंधित उत्पाद हैं, या फिर जैसे झाड़ू है, सूप है, या हैंडमेड कुछ चीज़ है, बेल मेटल के आइटम हैं, कांच से बना हुआ कुछ बर्तन है, तो इन सब चीज़ों को ऑनलाइन हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा सकते हैं ट्राइफेड के माध्यम से। अंतरिक्ष सेवाएं देखिए, स्पेस सर्विसेज में तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 5 दशक पहले धीमी शुरुआत के बाद चरघातांकीय रूप से वृद्धि हुई है। तो पहले तो हम थोड़ा स्लो चल भी रहे थे, जैसे 1960 के दशक में देखते हैं कि सरल मानचित्रण सिर्फ सेवाएं हम प्रदान करते थे। वर्तमान इसका बहुत सारा उपयोग है। इसमें कई प्रक्षेपण यान हैं, संबंधित प्रौद्योगिकी का बनावट विकास, पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह, संबंधित प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड, पथ प्रदर्शन, नेविगेशन कहा जाता है इसको, नाविक जो है, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अभी हाल ही में ग्रहों की खोज इसमें शामिल है। तो शुरुआत का जो दशक था 1960 के आसपास का, तो उस समय जो गति हमारी थी उसकी तुलना में हम देखते हैं तो बहुत तेजी से चरघातांकीय रूप से हमने वृद्धि की है। और इसमें कई प्रक्षेपण यान, ठीक है, कई प्रक्षेपण यान जो होते हैं उससे संबंधित प्रौद्योगिकी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। ये बताया गया विश्व भर में देखिए अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रवृत्ति जो है वो परिवर्तन की अवस्था में है। सरकारी क्षेत्र तो है ही, लेकिन गैर सरकारी क्षेत्र की भी बढ़ती हुई भागीदारी देखा जा रहा है। तो न केवल पारंपरिक विक्रेता के रूप में बल्कि एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधि को शुरू करने में भी इसकी भागीदारी है। तो सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देखिए काफ़ी सुधार किए हैं। न केवल गवर्नमेंट सिस्टम बल्कि जो NGO के माध्यम से गैर सरकारी जो क्षेत्र हैं वो भी बाह्य अंतरिक्ष में खोज और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने में सहभागी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। तो हम देखते हैं ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कि अंतरिक्ष जो सेक्टर है, अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायीकरण और निजी निवेश को आकर्षित करने की क्या संभावनाएं हैं। क्या हम केवल अपने देश के लिए, एक तो वैसे भी देखिए GDP में रेशियो बहुत मतलब परसेंट जो दिया जाता है खर्च के लिए जो दिया जाता है अंतरिक्ष सेक्टर को काफ़ी कम होता है, 1 से 2%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है दुनिया में सुविकसित कार्यक्रमों में से एक है। अगर देखिए हम ये कहते हैं ना कि हम अंतरिक्ष सेक्टर पे क्यों खर्च करें, ठीक है, हमको तो क्या करना है, हमको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखना है, साथ ही हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, हेल्थ के लिए कुछ करना है, कृषकों के लिए कुछ करना है, युवा के लिए कुछ करना है। तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं बच रहा है कि हम अंतरिक्ष के लिए कुछ करें। लेकिन ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नहीं होती तो आपको आपदा में पहले से जानकारी कैसे मिलती है। अभी तो आपके पास आ जाता है कि अगले 3 से 4 दिनों तक वर्षा होगी या फिर भूकंप की संभावना है, ठीक है। नीतीश डिवाइस आपने बिहार में देखा था, नीतीश डिवाइस, ठीक है, तो बता देता था कि अब भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाला है ना, ऐसी स्थिति आपदा के लिए। तो कई बार जो सुनामी जैसी जो त्रासदी आई थी जिसमें कि कितने जनधन की हानि हुई, कितने फसल बर्बाद हो गए, अब ऐसा नहीं होता, थोड़ा पहले से ही हमको जानकारी पता चल जाती है। तो ये सब किसके बदौलत संभव हो पाया? ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि
इसरो का ही मतलब चाहे हम देसी कहें या फिर जो हमने विदेशी उससे सहायता ली उसके माध्यम से ही हो पाया है। तो हमारे लिए जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो लग्जरी नहीं है, वो लग्जरी आइटम नहीं है, बल्कि वो तो नेसेसिटी है, मतलब आपकी आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि बिना इसके हमारा काम अब नहीं चलने वाला। ठीक है, तो जब तक हम इसको लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब हमको लगेगा इसको इतना सारा पैसा क्यों दिया जाए, लेकिन जब नेसेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट है। इसरो पे हमको खर्च करना पड़ेगा, उन्हें पैसा देना होगा, तभी हम आने वाले समय में जो नए विकास है अपना उसको हम और ज़्यादा उन्नत कर पाएंगे। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम अपने देश के लिए काम करें, हम उसमें व्यवसायीकरण कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है। जैसे स्पेसएक्स है, एलन मस्क का आपने सुना होगा कि उन्होंने एलन मस्क ने अंतरिक्ष यान भेजा था और सुनीता विलियम्स को वापस लेकर के आए थे। किसको? सुनीता विलियम्स को। स्पेसएक्स ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का हमारे में योगदान तो है ही, बिल्कुल है। तो हम उसको क्यों ना व्यावसायिक रूप से प्रयोग करें, धन कमाने के लिए उपयोग करें, और हमारी जो आत्मनिर्भर तकनीकी है उसका प्रयोग अन्य देशों के लिए भी मतलब यूज़ हो पाए वो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये थोड़ा हो गया ओवरऑल समझाने के दृष्टिकोण से कि कितना महत्वपूर्ण है और क्या हम करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में सुविकसित कार्यक्रमों में से एक है और इसने अपने राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी यानी कि इसरो के माध्यम से कई सफलताएं प्राप्त की हैं। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार है और देश में आत्मनिर्भर तकनीकी के रूप में उन्नत बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जून 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया। किसके लिए खोला? 2020 में किसके लिए खोला था? निजी क्षेत्र के लिए। तो निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में भागीदार बन सकें। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, याद रखना है इसको, आंसर में बोला जा सकता है या इंटरव्यू में भी यूज किया जा सकता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रौद्योगिकियों की जानकारी का अन्यत्र उपयोग करने और भारतीय उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण के आधार प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बनाया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तो भारत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, क्या? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस की भी स्थापना की है। न्यू स्पेस देख लिया, इन स्पेस देख लिया। इसके अतिरिक्त इसरो ने अपनी स्पिन ऑफ नीतियां, ठीक है, स्पिन ऑफ नीतियों के आधार पर उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना को साझा करेगा, प्रौद्योगिकी की जानकारी देगा और इन उपायों से भारत को अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का विनिर्माण करने में सहायता प्राप्त होगी। तो उद्योग के अनुमानों के अनुसार देखिए कि भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह परियोजनाओं में पूंजी, कार्मिक दल, आधारभूत संरचना तीनों के साथ 47 नव उद्यम स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 47 स्टार्टअप बोल रहे हैं काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष और उपग्रह परियोजनाओं में पूंजी और जो कार्मिक दल है, आधारभूत संरचना है, तीनों के साथ इतने स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो जो सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। आने वाले वर्षों में इस संख्या के बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभाएगा, बट ऑब्वियसली निभाएगा। टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को खोलने के लिए किए गए सुधारों की घोषणा भारत की अंतरिक्ष यात्रा में निजी उद्योग को सह यात्री बनाने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल देती है। तो काफी महत्वपूर्ण था ये चीज जो हमने पढ़ा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायीकरण और निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावना है। प्रश्न आ चुका है मेंस में, फिर से आ सकता है। भुवन सेवाएं देखिए क्या है। इसरो की भूमि पोर्टल, भुवन बहुसंवेदी, बहु प्लेटफॉर्म और बहुलौकिक उपग्रह बीम विषयगत मानचित्र तथा पृथ्वी प्रेक्षण एवं आपदा प्रबंधन सहायता संबंधी अन्य व्युत्पन्न सूचना को उपलब्ध कराता है। क्या क्या उपलब्ध कराता है ये? भुवन भूमि पोर्टल है, बहुसंवेदी है, बहु प्लेटफॉर्म और बहुलौकिक उपग्रह बिंब विषयगत मानचित्र, पृथ्वी प्रेक्षण और आपदा प्रबंधन सहायता संबंधी सूचना को उपलब्ध कराता है। वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत से ही अनुप्रयोगों के विविध क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से और उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह आंकड़ों सहित बिंबों की संख्या, विषयगत आपदा संबंधी सेवाओं के संबंध में इसने लंबवत वृद्धि की है। तो यहाँ पे मानचित्र सेवाओं का देखिए 6500 भी अधिक मानचित्र सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है और भुवन को 20 से भी अधिक मंत्रालयों के पोर्टल, 30 से भी अधिक राज्यों के पोर्टल समृद्ध करते हैं। यह एक एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम मतलब कि सृष्टि दृष्टि एक जल विभाजक विकास कार्यक्रम है। अमृत आदि सहित सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को भी सक्रिय सहायता दे रहा है। तो इनको भी सहायता दे रहा है। सहायता कैसे देगा भाई? भूमि है, भूमि का पूरा वो बताएगा, मानचित्र प्रेक्षण करेगा, कहाँ पे क्या स्थिति है, आंकड़ा देगा, फोटो खींच के भेजेगा,
तो आपदा संबंधी सेवाओं के लिए भी देखिए एक एक डाटा से हमको तो बहुत सारे विभाग में काम आ जाएगा ना। ये जल विभाजन कार्यक्रम में भी काम आ रहा है, मिशन अमृत है उसमें भी काम आ रहा है। अब आगे देखिए मैपिंग एंड जियो स्पेशल सर्विस। इसरो के द्वारा प्रश्नात्मक कुछ अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में भू आंकड़ों के साथ साथ समकालिक उपग्रह आंकड़े भी शामिल हैं, जिनका कि कृषि, मौसम विज्ञान और बाजार अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषण किया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण बात है ये भी। अंतरिक्ष अनुप्रयोग में भू आंकड़े तो है ही, भुवन वाला हमने देख लिया, ठीक है, भुवन वाला कि भुवन क्या क्या काम करता है उसको तो हमने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ ना हमको समकालिक उपग्रह आंकड़े जो है चाहिए, जिनका कि कृषि, मौसम विज्ञान और बाजार अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित रहे, उसका विश्लेषण कर सके, फसल के रकबे का अनुमान लगा सके। और देश में देखिए 8 फसल जो है गेहूं, चावल, सरसों, रबी, ज्वार, जूट, सर्दियों में आलू, गन्ना, कपास के लिए उत्पादन संबंधी मौसम का पूर्वानुमान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है बताइए। मौसम पूर्वानुमान अगर हमको लग जाएगा तो उसी हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, खेती कर पाएंगे। इसके द्वारा विकसित तकनीक का प्रयोग करके महान लोबिस जो थे, पीसी महान लोबिस, राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन होता है। ये जिला और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से फसलों का पूर्वानुमान लगाता है और सरकार को आयोजना तथा निर्णय लेने में क्या करता है, सहायता करता है। मानचित्रण और भू स्थानिक विकसित सेवाओं पर आधारित कुछ प्रमुख सैटेलाइट डाटा में बागवानी फसल सूची, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक उत्पाद, ग्रामीण स्तरीय भू जल संभावना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जल संसाधन सूचना और प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जल संभरण निगरानी, PMGSY के तहत सड़क निर्माण की प्रगति की निगरानी, मनरेगा का क्रियान्वयन, विरासत स्थलों और स्मारकों के लिए वस्तु सूची और स्थल प्रबंधन योजनाएं, सभी शहरी वर्ग के लिए आवास PMAY के अधीन लाभार्थी घरों के निर्माण के स्तर की निगरानी करना, अमृत के अधीन शहरी मास्टर योजना तैयार करना, भू स्थानिक डाटाबेस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देखिए एक प्रश्न आया था कि एक शहर में अगर अर्बनाइजेशन, मतलब एक शहर की पूरे सिस्टम को आपको ऑनलाइन मॉनिटर करना है या फिर उसको अच्छे तरीके से बनाना है, तो किस तरीके से ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसरो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए कृषि में हेल्पफुल तो बताया ही, ये हमारे ना देखिए दृष्टिकोण को थोड़ा सा, जब आप किताब पढ़ते हैं ना तो हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, थोड़ा सा समृद्ध होता है, चीज़ों को देखने समझने का दायरा हमारा बदलता है। तो ये जियो मैपिंग कर रहे हैं या जियो स्पेशल सर्विसेज है, या अंतरिक्ष में जो प्रौद्योगिकी है, नवाचार है, टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है। तो हम पूरा उसको ना कई भागों में बांटेंगे, जैसे कृषि में, ठीक है, पढ़ाई में, आपका एनवायरनमेंट में, आपदा प्रबंधन में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, खेल में, अगर शहर का निर्माण करना है तो शहर में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी कर रहे हैं देखिए, है ना, और साथ ही सेना वगैरह में। तो मतलब कितने सारे इसके आयाम हैं, इसको थोड़ा सा बांट दिया जाए तो इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो खेती के बारे में बता ही दिया, खेती में मौसम मतलब फसल पूर्वानुमान आपको लग जाएगा कि पहले से ही क्या स्थिति है। तो आप फसल पूर्वानुमान केंद्र जो कि राज्य में भी है, जिला में भी है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तीनों पे है, तो कहीं से भी आप पूछ लीजिए भाई किस तरह का फसल हमको उगाएं इस बार, क्या है फसल का पूर्वानुमान, कैसा लगता है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, आर्द्रता कैसी रहेगी, वर्षा कैसी रहेगी। तो ये जो है भू स्थानिक जो मानचित्रण और भू स्थानिक विकसित सेवाओं पर आधारित कुछ सैटेलाइट डाटा में बागवानी की फसल, कौन से बागवानी की फसल सूची अगर आपको देखनी है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक उत्पाद देखना है, भूजल संसाधन, ये सब किससे संबंधित सूचना है, उसका भी हम यहीं से क्या कर रहे हैं, सूचना और प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं एक तरीके से। अब सड़क निर्माण की प्रगति की निगरानी देखना आपको, सड़क भी कहाँ से कहाँ तक बन गया तो भी आप इससे देखेंगे। जियो मनरेगा का क्रियान्वयन, कहाँ पे तालाब खुदा था, कहाँ पे क्या निर्माण किया जा रहा है, विरासत स्थलों और स्मारकों के लिए वस्तु सूची और स्थल प्रबंधन योजनाएं देखनी है, सभी शहरी वर्ग के लिए आवास मतलब PMAY के अधीन लाभार्थी घरों के निर्माण के स्तर की निगरानी, अमृत के अधीन देखिए मिशन अमृत क्या है, मिशन अमृत वही है ना आपका जो स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़, ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, मिशन अमृत के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो ये मास्टर योजना तैयार करने के लिए भू स्थानीय डाटाबेस इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों अर्थात वनस्पति, भू आवरण, स्नो और ग्लेशियर तथा नम भूमि की आवधिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि वनस्पति की क्या स्थिति है, भू आवरण, स्नो है ना, बर्फ, ग्लेशियर, नम भूमि, आर्द्र भूमि, है ना, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा बंजर भूमि और बेकार पड़ी भूमि की स्थिति का भी राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जा रहा है। ये सब चीज़ पढ़ने में हमको थोड़ा सा ज्योग्राफी टाइप का लग रहा है ना, ज्योग्राफी में भी इसके प्रश्न आते हैं,
साइंस ट्रैक में भी इसके प्रश्न आते हैं, इकोनॉमी हम पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही ये करंट से रिलेटेड प्रश्न भी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए जब एक विषय को हम पढ़ते हैं ना किताब को, तो हमारे सोचने समझने का जो मल्टीपल डायमेंशन डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। और जब भी आप शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। बंदरगाह और नौ परिवहन सेवाएं, देखिए बंदरगाहों का विकास जो है अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत में देखिए आयात निर्यात कार्गों का लगभग 90% का मूल्य के हिसाब से अगर देखें तो 79.9% किसके माध्यम से होता है? बंदरगाह के माध्यम से होता है। भारत देखिए तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। सदियों से समुद्र अवसर का स्रोत रहा है। अब ये लाइन देखिए जीएस के लिए नहीं, आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। सदियों से समुद्र अवसर का स्रोत रहा है और समुद्र तटों ने भारत के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है। एक ना अलग से डायरी या फिर कॉपी रखा करिए जब आप जीएस पढ़ें और उसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण लाइन मिल जाए जो कि आपको ऐसे में काम कर सकता है, ऐसे में तो उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब दोबारा ना तो आप इतने डीप से पढ़ पाएंगे इस चैप्टर को और ना ही ये लाइन आपको मिल पाएगी। तो छोटी छोटी लाइन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं पे आपको स्टार्टिंग करने में या फिर कुछ कोटेशन लिखने में काम आ सकता है। तो सदियों से क्या है, समुद्र अवसर का स्रोत रहा है। अगर कभी पूछता है कि भाई हिंद महासागर को लेकर के हम इतने ज़्यादा अवेयर क्यों रहते हैं, या फिर क्यों हम चाहते हैं कि हिंद महासागर में हमारे हिसाब से चीज़ें हों, तो क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। उसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, सामरिक हैं, कूटनीतिक हैं, तो हमारे लिए तो हिंद महासागर हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। तो समुद्र अवसर का स्रोत है और समुद्र तटों ने भारत के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है। बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता हम देखते हैं तो 2014 के अंत में बताया था कि 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष था, जो कि 2022 के अंत तक 1534.9 MTPA हो गया है। अब ये और ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार बढ़ती हुई व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम देखेंगे तो सुविचारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से बंदरगाह क्षमता के विकास को सरकार के द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अभी हम लॉजिस्टिक एंड डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री गति शक्ति, ये सब योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बंदरगाहों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और जहाज़ों के लिए टर्न अराउंड टाइम, देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जैसे एक बार गए घूम के आ गए, टर्न अराउंड नाम से ही लग रहा है। इस टाइम को कम करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर प्रमुख एग्जिम प्रक्रियाओं, एग्जिम मतलब शायद आना और जाना एग्जिट टाइप का है, तो एग्जिम प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में बहुत ज़्यादा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या ना शुरू से हमारी समस्या रही है। कभी हमारे पास बंदरगाह नहीं होते, कभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे कंटेनरों की कमी तथा उच्च माल भाड़ा दरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी क्या बनाई है, रणनीति अपनाई। इसमें खाली कंटेनरों का उच्च आयात निर्यातकों तथा शिपिंग लाइनों के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा द्वारा बेहतर परिचालन योजना, परित्यक्त निरुद्ध जब्त कंटेनरों की वापसी, कंटेनरों का शुल्क रहित प्रवास बढ़ाने जैसे उपायों के माध्यम से अतिरिक्त शिपिंग कंटेनर क्षमता की सेवा में शामिल करना शामिल है। तो क्या क्या किए हम लोग, कंटेनर की कमी थी तो उस समस्या को दूर करने का प्रयास किए। फिर उच्च माल भाड़ा दर है, उस समस्या के लिए बहुआयाम रणनीति अपनाए। उच्च आयात निर्यातकों और शिपिंग लाइनों के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा के लिए योजनाओं का परिचालन किया। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि शिपिंग कंटेनर क्षमता को सेवा में शामिल करना इसमें शामिल है। अन्य उपायों में रेलवे के द्वारा खाली जगह के लिए माल भाड़ा छूट, कंटेनर की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए ट्रैकिंग एवं निगरानी के माध्यम से प्रयास किया हम लोगों ने कि ट्रैकिंग भी करें उसका और उसका क्या करें, निगरानी भी करें। इससे क्या होगा कि कंटेनर के टर्न अराउंड टाइम में सुधार होगा। निर्यातकों के द्वारा थोक ब्रेक बल्क गति के उपयोग को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। अब डिजिटल वित्त सेवाएं देखिए, डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो अभी कुछ भी नहीं है। इसी में प्रश्न आ रहे हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं अभिनव समाधानों के द्वारा संभव है डिजिटल वित्तीय सेवाएं, जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, हर वर्ग को, शहर हो गांव हो, सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत लाना। लोकतंत्रीकरण और उत्पादों के निजीकरण को तीव्र गति से बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए ट्रिनिटी, जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार मोबाइल, जैम क्या होता है, अगर आ चुका है एक बार शॉर्ट नोट में, वो जैम था। जैम मतलब जो मार्केट पे जहाँ पे कंपनियां लिस्टेड थी, वो जैम पोर्टल अलग था, ये है जैम। तो जैम क्या होता है, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई
और अन्य नियामक ढांचे के द्वारा डाली गई एक मजबूत नींव के साथ महामारी ने लेन देन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने में सहायता की है। इस महामारी ने, ये महामारी तो समझिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूपीआई सिस्टम के लिए तो पूरा वरदान बन के आ गया। ठीक है, नो कॉन्टेक्टलेस जो लेन देन हुआ है। तो महामारी ने फिनटेक कंपनियों को वंचित वर्ग तक पहुंचने और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का अवसर हुआ। तो फिनटेक पे आ चुका है शॉर्ट नोट। फिनटेक क्या होता है? तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती हैं ना, छोटा कार्य कर रही हैं, छोटे वर्ग तक जो है अपनी सेवाएं दे पा रही हैं, फिनटेक कंपनियां। विश्व स्तर पर तकनीकी समाधानों की वजह से महामारी के दुष्परिणाम भी कम हुआ है। भारत में फिनटेक अंगीकरण एडॉप्शन की दर 87% रही है, जो कि नवीनतम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार 64% वैश्विक औसत से काफी अधिक है। तो हम लोगों ने तेजी से इसको अपनाया। फिनटेक को 87% देखिए हमारी दर है। पिछले कुछ वर्षों में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म की संख्या और नियो बैंकिंग सेगमेंट के वैश्विक निवेश में भी लगातार वृद्धि हुई है। नियो बैंक पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में काम करता है और ऑफलाइन मोड में कार्यालय स्थान के अलावा कहीं पे भी भौतिक उपस्थिति इनकी नहीं होती। तो क्या होता है, कई बार नियो बैंकिंग सेगमेंट या नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्या है पूछता है, तो देखिए ऑफलाइन मोड में तो ये काम नहीं करता, केवल ऑनलाइन मोड में काम करता है। और ऑफलाइन में देखेंगे भी तो सिर्फ कार्यालय रहेगा और इसका कुछ भी नहीं रहेगा, काम ये बिल्कुल नहीं करता ऑफलाइन। तो इन संस्थानों की समृद्धि मुख्य रूप से डिजिटल कुशल युवा आबादी की ऑन डिमांड और आसानी से पहुंच वाली वित्तीय समाधानों की आवश्यकताओं पर निर्भर है। नियो बैंक ने वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को और ज्यादा सुगम बना दिया है। एमएसएमई एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्राहकों और क्षेत्रों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच इसकी बढ़ाई जा चुकी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी की शुरुआत होने से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को भी काफी बढ़ावा मिला है। भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करना कई मायनों में लाभकारी है और अन्य बातों के साथ साथ नकदी लेन देन प्रबंधन की परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना, देश से बाहर भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में थोक और खुदरा दोनों सेगमेंट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट्स लॉन्च किए हैं। डिजिटल रुपए रिटेल थोक सेगमेंट में पायलट को 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इससे सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान तक ही इसका उपयोग सीमित रखा गया था। आगे देखते हैं कि डिजिटल रुपए का जो उपयोग है, डिजिटल रुपए का उपयोग थोक से अंतर बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनने की उम्मीद है। और रिटेल सेगमेंट में पायलट, जिसे कि डिजिटल रुपए रिटेल के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1 दिसंबर 2022 से सीमित संख्या में भागीदार ग्राहकों और व्यापारियों के समूह के रूप में शुरू किया गया था। डिजिटल वित्तीय सेवाओं को गति देने के लिए दस्तावेजों में डिजिटलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन से सुरक्षा, ऑनलाइन सत्यापन और बेहतर पहुंच में वृद्धि हुई है। मतलब देखिए, जो भी आपके डाटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन कर दे रहे हैं। चाहे आपार आईडी हो या फिर आप अपने सारे उसको कहाँ पे सेव रखते हैं, डिजी लॉकर वाली बात है। तो इससे कुछ चीज़ें फास्ट हो गई हैं, सारी चीज़ें, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। रियल एस्टेट देखिए, कोविड-19 महामारी ने प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक मंदी को बढ़ाया था। रियल एस्टेट भी इससे छूता नहीं रहा, जिससे कि परियोजनाओं में देरी हुई, बड़े खरीद को टाला गया, संपत्ति की कीमतों में ठहराव हो गया और डेवलपर्स के लिए फंडिंग यानी कि निधि की कमी हुई और इस क्षेत्र में मांग को प्रभावित किया। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां, जैसे कि सभी के लिए आवास, ठीक है, आवास फॉर ऑल, आत्मनिर्भर भारत, ये सब आवासीय वित्त क्षेत्र को गति दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो था PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अर्बन के तहत ब्याज सबवेंशन आवासीय संस्थानों में मांग पक्ष वाहक रहा है। इसने ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित नीतियों के साथ आवास वित्त के लिए उपभोक्ता अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद की है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग फंड मतलब कि AHF अफोर्डेबल हाउसिंग फंड ने व्यवहार्य विकास के लिए क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सृजित की है। रूस और यूक्रेन के बीच हम देख रहे हैं कि भू राजनीतिक तनाव था और इसके होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पुनः व्यवधान तो आया ही है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र पर होने वाले जो प्रभाव हैं, चिंताएं हैं, वो ज़्यादा बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है अस्थिर हुआ, निर्माण सामग्री की कीमतों में भी वृद्धि हुई। विभिन्न डेवलपर्स के द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने पर विवश कर दिया। रूस यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला को काफी अधिक प्रभावित किया है, जिससे क्या हुआ, स्टील हो, सीमेंट हो, परिष्कृत सामग्री हो, आयातित रसायन हो, ईंधन की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है और निर्माण लागत के ही साथ आवासों की कीमतें भी बढ़ी है। तो आवास ऋण पर बढ़ती हुई ब्याज दर, संपत्ति की कीमतों में वृद्धि जैसी वर्तमान बाधाओं के बावजूद इस क्षेत्र में चालू वर्ष में लचीला विकास देखा गया है। तो महामारी के पहले या महामारी के बाद में
आवासों की बिक्री और नए घरों की लॉन्चिंग, ये सब मतलब कि फिर से मतलब रिकवर हो गई, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ी है। तो ये तो सेक्टर है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती है और इस सेक्टर में उछाल आया और फिर से इसने कवर कर लिया। भारत में सेवा क्षेत्र में तेज समृद्धि का कारण क्या है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होने लगा है। किसी भी आर्थिक गतिविधि के दौरान विभिन्न चरणों पर कार्यों का संपादन विशिष्ट योग्यता वाले पेशेवर से संपादित कराया जाने लगा है, जिस कारण की सेवा क्षेत्र में अलगाव या विच्छिन्नता का विकास हुआ है और सेवा क्षेत्र में व्यापक वृद्धि अभिभूत हुई है। देखिए, हमको ना क्या चाहिए, स्पेसिफिक आदमी चाहिए कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम किसी भी चरण में संपादित कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जो पेशेवर है, जो योग्यता रखता है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, हम उस चाहते हैं कि वही वो क्या करे, कार्य करे। तो मांग पक्ष में बढ़ोतरी के कारण देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में भी तीव्र वृद्धि हुई। जैसे जैसे डिमांड हमारी बढ़ेगी कि हमको ये नहीं, ये चाहिए, इस तरह का चीज़ चाहिए, तो उससे क्या हुई, तीव्र वृद्धि हुई। भारत में उत्पादन लागत कम होने के कारण, लागत क्यों कम होती है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें भी श्रम मतलब लेबर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो विदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत सारा जो काम होता है वो आकर के भारत में कम खर्च में करवा लेती हैं, तो जिससे भारत में सेवाओं के निर्यात को समुचित क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया आदि के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से सेवा क्षेत्र के विकास को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। तो बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये समय क्या आ गया है, प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो उस प्राइवेट सेक्टर के आने से सेवा क्षेत्र के विकास को और अधिक बल मिलता है। सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों में लचीलापन लाने से सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कंप्यूटर संबंधित सेवाओं में विशेष रूप से तीव्र समृद्धि प्रदर्शित हुई है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति का सीधा असर सेवा क्षेत्र में देखा जा सकता है। नई सेवाओं के सृजन में तो इसने हेल्प किया ही है। दूरसंचार में मोबाइल फोन का आगमन तथा बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की शुरुआत इसके प्रमुख उदाहरण है। एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, इंटरनेट का प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, किस तरीके से हम लोगों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया। औद्योगिक समृद्धि का सेवा क्षेत्र की समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित होता है। वहीं दूसरी ओर सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि औद्योगिक समृद्धि को भी गति प्रदान करती है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र क्या है, पारस्परिक निर्भर है। सेवा क्षेत्र भी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है और प्रौद्योगिकी क्या है, सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि दूरसंचार सेवाओं के विस्तार से फोन कंपनियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव मिला है। तो हमने क्या पढ़ा, भारत में सेवा क्षेत्र में तेज समृद्धि का क्या क्या कारण था। तीव्र रूप से वृद्धि हुई क्योंकि मांग बढ़ा। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब निजी क्षेत्र आ गया, तो निजी क्षेत्र के कारण अभी ये बढ़ा। और प्रौद्योगिकी इसका बहुत ज़्यादा कारण है। नई सेवाओं का सृजन हुआ, दूरसंचार का आगमन हुआ, इंटरनेट, बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड है ना, ये सब औद्योगिक समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियां एवं योजनाएं। नेशनल ब्रॉडबैंड पॉलिसी क्या है। भारत ने पहली ब्रॉडबैंड नीति जो था वर्ष 2004 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति यानी कि एनटीपी के हिस्से के तौर पर आरंभ किया था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड जो सेवा थी उसको देखते हुए सूचनाओं में तेज गति से पहुंच और आधारित जो संचार है, टेली एजुकेशन कहें, टेलीमेडिसिन कहें, ई गवर्नेंस कहें, मनोरंजन कहें या रोजगार सृजन, इन सभी में ब्रॉडबैंड नीति का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से नेटवर्क नहीं रहेगा, चीज़ें पहुंचेंगी नहीं, तो कहाँ से फिर ये सब चीज़ें संपादित हो पाएंगी। तो ऑप्टिकल फाइबर का देखिए बहुत ज़्यादा बिछाव किया गया। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल उपभोक्ता लाइनों को बढ़ाया गया। केबल टीवी नेटवर्क, ठीक है, ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 3G सेवाओं का विस्तार किया गया, फिर 4G, फिर 5G, इस तरीके से जो दूरसंचार नीति हमारी ये समय समय बदलती गई। फिर ई गवर्नेंस, मनरेगा, राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क, ये सब के बीच में तालमेल स्थापित किया गया। ब्रॉडबैंड सेवाओं को और अधिक बढ़ाया गया और हमारी जो डिजिटल संचार नीति है वो दूरसंचार विभाग के द्वारा नया मसौदा, नई सुविधाएं ये सब लागू की गई, जिससे कि हम और ज़्यादा आगे बढ़ पाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति देखिए 2013 में ये आई थी, साइंस टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव पॉलिसी। समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना, इसकी विशेषताओं के बारे में दिया है। तो सभी वर्ग में, एक ही वर्ग में नहीं, सभी वर्ग में वैज्ञानिक सोच को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और जो अपना विज्ञान है उसके अनुप्रयोग के लिए कौशल को बढ़ावा देना है। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष कैरियर को आकर्षक बनाना है। विज्ञान के कुछ अग्रणी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को विश्व स्तरीय ढांचा स्थापित करना है। वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों के रूप में भारत को ना टॉप 5 में खड़ा करना है, उद्देश्य है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष प्रणाली के योगदान को समावेशी आर्थिक विकास के एजेंडे के रूप में जोड़ना है।
अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए माहौल तैयार करना। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस व्यवस्थाओं को क्या करना है, बढ़ाना है, व्यावसायिक उपयोगों में बदलना है। आकार और प्रौद्योगिकी की सीमाओं के दायरे में संसाधनों को बेहतर उपयोग से कम लागत की नवीनीकरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान से संपदा संवर्धन के कार्यक्रमों को मान्यता देने वाली सोच और मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देना। एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली की स्थापना करना, ये सब विशेषताएं हैं इसकी। और बट ऑब्वियस है, लागत हमको कम करना है, निजी क्षेत्रों को भागीदारी बनाना है, अनुसंधान विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और इसको कैरियर के रूप में और ज़्यादा आकर्षक बनाना है। एक और नई नीति आती है जो कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 होती है। इसके बाद 2013 का स्थान लेती है ये, और इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है। इसमें नवाचार को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र से संबंधित है, उस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में सक्षम है और जिनके द्वारा लघु, मध्यम और दीर्घकालिक मिशन मोड में परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाते हैं। जो भी ये नीतियां हैं या जो भी अनुसंधान है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का किस पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है उससे संबंधित है। तो न्याय और समावेशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। देखिए, लैंगिक समानता, चाहे मेल हो फीमेल हो, मतलब जो भी नीति में ये प्रस्ताव किया गया है कि सभी निर्णय लेने वाले निकायों में जहाँ पे भी निर्णय लिए जाते हैं, महिलाओं का कम से कम 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। 30% प्रतिनिधित्व, देखिए निर्णय अगर लिए जाएंगे ना, अगर मान लीजिए सिर्फ पुरुष हैं तो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, अगर सिर्फ महिला है तो अपने हिसाब से निर्णय लेंगी, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग पे और चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो जहाँ भी निर्णय लिए जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग होता है, वहाँ में निकायों में कम से कम 30% जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं का होना चाहिए। साथ ही जो LGBTQ समुदाय, LGBT फुल फॉर्म पता है आपको, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूरल समुदाय से जुड़े वैज्ञानिकों को स्पाउसल बेनिफिट, मतलब जो वैज्ञानिक हैं इससे रिलेटेड, तो उनको स्पाउसल बेनिफिट प्रदान किया जाना चाहिए। थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ उनको भी स्पाउस के जो बेनिफिट होते हैं वो देने होंगे। और लैंगिक समानता से संबंधित सभी वार्तालाप इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, देखिए नीति में बाल विकास, मतलब बाल देखभाल को बिना लैंगिक भेदभाव के और काम के घंटों का लचीलापन, कितने आवर आपको काम करना है भाई, तो उसके लिए जो जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए पर्याप्त छुट्टी होना चाहिए पेरेंट्स को। अगर ये नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर अगर किसी के पास बुजुर्ग हैं तो उनके लिए डे केयर सेंटर स्थापित करना और उनके देखभाल के लिए प्रावधान देना। इसी तरह से दिव्यांगजनों की सहायता के लिए भी संरचनात्मक व सांस्कृतिक परिवर्तन का पक्षधर होना है ताकि समावेशन किया जा सके। अन्य संबंधित प्रावधान में जैसे कि चयन है, पदोन्नति है, पुरस्कार है, अनुदान है, इन सभी में आयु संबंधित छूट के लिए शैक्षणिक स्तर पर आयु को आधार बनाया जाए, न कि लैंगिक आयु सीमा को, मतलब शैक्षणिक स्तर पे क्या है उसकी आयु सीमा, ये बनाना चाहिए। एक ही विभाग या प्रयोगशाला में अगर कोई विवाहित युगल काम कर रहा है तो उसको साथ साथ काम करने दिया जाए, इसको सीमा को हटाना होगा। अभी तक क्या होता है ना कि शादीशुदा युगल है, मान लीजिए एक ही विभाग में कार्य नहीं कर सकते, जिस कारण रोजगार छोड़ने के मामले सामने आते हैं। तो कोई भी सहकर्मी से यदि शादी करने का फैसला करता है तो उसकी मर्जी के बगैर उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हमें ओपन करना होगा। फिर देखिए, ओपन साइंस पॉलिसी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि सभी को वैज्ञानिक ज्ञान और डेटा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिकाओं की थोक में खरीद संभव हो सकेगी। जैसे जितनी भी पत्रिकाएं होती है ना नेशनल लेवल पे, तो सभी की खरीद जो है संभव हो पाएगी, सभी तक मुफ्त पहुंच उपलब्ध करा पाएंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशालाएं स्थापित करना जो कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित सभी प्रकार के डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करेगा। मतलब पूरा डाटा क्या होगा, एक जगह सेंट्रली उसको स्टोर कर लिया जाएगा और वहां से सभी के लिए ये मुफ्त पहुंच के साथ उपलब्ध हो सकता है। अनुसंधान और शिक्षा, देखिए रिसर्च एंड एजुकेशन, यह नीति निर्माताओं को अनुसंधान इनपुट प्रदान करने और हितधारकों को एक साथ लाने के लिए शिक्षा अनुसंधान केंद्र यानी कि एजुकेशन रिसर्च सेंटर और सहयोगी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। अनुसंधान और नव प्रवर्तन उत्कृष्टता फ्रेमवर्क की प्रासंगिकता का उद्देश्य हितधारकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के साथ साथ अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना है। एक समर्पित पोर्टल सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान के आउटपुट तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसे कि इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्चिव ऑफ रिसर्च के माध्यम से बनाया जाएगा। स्थानीय अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपकरण, रेलवे, रक्षा, ये सब में क्या करना है, बड़े पैमाने पर आयात को कम करना है। इसके लिए बुनियादी ढांचा हमको स्थापित करना होगा। भारत की सामरिक स्थिति को भी देखिए मजबूत करना है। जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आने वाले दशक में भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों के बीच में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको प्रत्येक 5 वर्ष में पूर्णकालिक समकक्ष शोधकर्ताओं की संख्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सकल घरेलू व्यय कितना हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है R&D पे, निजी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करने में सहायक होगा ये।
तो फुल टाइम इक्विवेलेंट्स, देखिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम फोकस करें। जीडीपी का जो व्यय है, घरेलू व्यय है, उसको बढ़ाना होगा हमको रिसर्च में। अन्य देश तो ऑलरेडी बढ़ा के बैठे हैं, तभी तो इतने अच्छे अच्छे रिसर्च वो लोग कर पाते हैं। एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी बोर्ड मतलब कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना करना, ताकि वो सामरिक सरकारी विभागों को जोड़ेगा, खरीदी किए जाने वाले स्वदेश जो निर्मित प्रौद्योगिकी है उसकी निगरानी करेगा और अनुशंसा करेगा। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ना नीतियों के लिए, मतलब जो हम टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके लिए स्वदेशी निर्माण आवश्यक है। इस पे एक प्रश्न भी आया था मेंस में, क्यों आवश्यक है? वो लेबनान की पेजर वाली घटना आप लोग याद होगी कि एक साथ ना लेबनान में एक साथ जो होते हैं पेजर में विस्फोट होता है। पेजर, क्योंकि वहाँ के जो आतंकी संगठन थे हिजबुल्लाह वगैरह, तो वो लोग क्या कर रहे थे ना कि मोबाइल स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करते थे, उससे लोकेशन ट्रेस हो जाता है। तो उसकी जगह पे सभी लोग क्या करते थे, पेजर का यूज़ करते थे। पेजर पहले यूज़ किया जाता था, तो पता नहीं अभी कितने साल पहले ये पेजर बना होगा, लेकिन देखिए मतलब चूंकि स्वदेशी नहीं था, जहाँ पे भी बना वहाँ पे उन्होंने चिप ऐसा लगा दिया और उसको कंट्रोल कर रहे थे। और देखिए जब ये आवश्यकता पड़ी लेबनान में, तो ये पूरा चिप जो है एक साथ विस्फोट हो गया। और जैसे अभी हम लोग हर कोई स्मार्टफोन ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, अब उसमें क्या चीज़ कहाँ से इन्वॉल्व है, कब किस देश को आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और हम लोग मान लीजिए कि स्वदेशी नहीं है हमारा, तो जब भी सुरक्षा या इसकी कोई बात होती है तो बड़े पैमाने पे इसका प्रयोग हो जाता है। अगर हम स्वदेशी रखेंगे सारा चीज़, तो कम से कम हमारे देश को पता होगा कि हमने क्या सामान सप्लाई किया, और वो उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये। इस नीति के देखिए प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, किस नीति के? राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में पर्यटन नीति आया था, समय समय पे इसको हम क्या कर रहे हैं, रिनोवेट भी कर रहे हैं। तो इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं कि पर्यटन को आर्थिक विकास के मुख्य घटक के रूप में स्थापित करना है। पर्यटन सिर्फ पर्यटन न रह जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि पर्यटन को हम उद्योग से न जोड़ पाए। तो आर्थिक विकास के मुख्य घटक के रूप में शामिल करना है, और इसमें रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, ग्रामीण पर्यटन की नीति को गति देनी होगी। पर्यटन विकास के संबंध में पर्यटन विकास के मुख्य संचालन हेतु घरेलू पर्यटन पर ध्यान पर केंद्रित करना होगा। घरेलू पर्यटन, ठीक है, पर्यटन में निजी क्षेत्र को लाना ही है हमको। निजी क्षेत्र को लाए बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तेजी से बढ़ते हुए जो वैश्विक यात्रा, व्यापार और गंतव्य के रूप में भारत की व्यापक अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाना है, और भारत को क्या बनाना है, वैश्विक ब्रांड बनाना है। वैश्विक ब्रांड मतलब लोग आए, बौद्ध सर्किट देखने आए, ठीक है, हमारा रामायण परिपथ देखने आए, रामायण सर्किट देखने आए, इको टूरिज्म के लिए आए, मेडिकल टूरिज्म के लिए आए, तो हमको क्या करना है, वैश्विक ब्रांड के रूप में अपने नाम को इंडिया मेडिकल टूरिज्म इस टाइप का करना होगा। राज्यों, निजी क्षेत्रों एवं अन्य एजेंसियों की सहभागिता से भारत की अद्वितीय सभ्यता, धरोहर और संस्कृति पर आधारित एकीकृत पर्यटन सर्किटों का निर्माण और विकास करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में आने वाले जो पर्यटक हैं वो शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक नवजीवन, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें, और स्वयं के अंदर भारत को महसूस करें। मतलब अगर वो आते हैं तो भारत की रंग में रंग जाएं, ठीक है, इसलिए अपने अंदर भारत को महसूस कर सकें। पहले तो यहीं के लोग भारत को महसूस कर पाएं, तब तो फिर पर्यटन वाले भी जो बाहर से आएंगे वो महसूस कर पाएंगे। तो इस संबंध में विभिन्न विभागों और एजेंसियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। अब देखते हैं स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना, इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का इंजन बनाना था। तो पर्यटन क्षेत्र से क्या होगा, आर्थिक विकास भी होगी और रोजगार सृजन का ये इंजन बन जाएगा। इसके साथ ही आजीविका सृजन के लिए देश की सांस्कृतिक और विरासत स्थलों की पहचान करके पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। क्रियान्वयन देखिए, आवश्यकताओं के आकलन और हितधारकों के मध्य परामर्श के आधार पर परियोजनाएं और प्रस्ताव, तीनों स्तरों पर, परियोजनाओं में भी और प्रस्ताव में, ठीक है, तीनों स्तर पर पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन प्रवाहित कर सकता है। तो क्रियान्वयन किस स्तर पे होगा ये बता दिया। प्रमुख बिंदु क्या है, तो पर्यटक गंतव्य जो है उनको विशिष्ट रूप से हमको पृथक कर लेना है। इन परिपथों के लिए प्रवेश और निकास की स्थान अच्छी तरह से बताना है। प्रवेश द्वार मतलब कहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, पर्यटक परिपथ में घुस गए, और फिर जब निकास होता है मतलब वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर द्वार होना चाहिए। तो एक परिपथ एक राज्य तक सीमित हो सकता है एक ही राज्य में एक परिपथ हो। जैसे कोई भी सर्किट है, कृष्ण परिपथ है, तो अब कृष्ण परिपथ तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य तक सीमित रह जाएगा, वो तो 2-3 राज्यों में है। लेकिन कोई पर्टिकुलर परिपथ हो सकता है, मरुस्थल परिपथ है या विरासत स्थल परिपथ है, जो कि अन्य राज्यों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो टूरिज्म सर्किट है, चयनित जो पर्यटक परिपथ है, यहाँ 15 प्रकार के परिपथ के बारे में दिया है। 15 थीम आधारित जो है वो पर्यटक परिपथों की पहचान की गई, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट भारत परिपथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, बौद्ध सर्किट, हिमालयन परिपथ है, तटीय परिपथ है, कोस्टल एरिया वाला, कृष्ण परिपथ है, ग्रामीण परिपथ है, वन्य जीव परिपथ है, जनजाति परिपथ है,
रामायण परिपथ है, आध्यात्मिक परिपथ है, मरुस्थली परिपथ है, विरासत स्थल परिपथ है, इको टूरिज्म देखिए इको परिपथ है, तीर्थंकर जो है परिपथ है और सूफी परिपथ है। इतने सारे अलग अलग प्रकार के परिपथ हैं। और छत्तीसगढ़ में इसके तहत प्रथम जो है जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया। जनजातीय सर्किट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, अलग से इम्पोर्टेंट है ये। इस योजना का पूर्णतः केंद्रीय सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषण किया जा रहा है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय लोक उपक्रम और औद्योगिक संस्थानों से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फंड की स्वैच्छिक प्राप्ति होती है। प्रसाद योजना देखते हैं। प्रसाद में पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसका फुल फॉर्म प्रसाद स्कीम का क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है 2014-15 के बजट में ही। तीर्थ स्थानों के कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, जैसे कि देखिए अयोध्या का हुआ और भी जगहों का हुआ है, वहाँ पे आध्यात्मिक वृद्धि के लिए तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विकास विरासत संवर्धन अभियान, राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव की घोषणा की थी। और यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना या उससे अधिक समय के लिए प्रस्तावित है। उद्देश्य देखिए इसका क्या है? रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, प्रत्यक्ष और गुणा प्रभाव के लिए तीर्थ पर्यटन का प्रयोग करना। तीर्थ पर्यटन में भी हमको रोजगार बढ़ाना है। तो धार्मिक स्थलों में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाना। जब से देखिए आकर्षण बढ़ा है, चाहे आप बनारस में, वाराणसी में अगर जाते हैं आप और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं या फिर अयोध्या जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? चेंज हो चुका है। तो पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए किया गया। स्थानीय कला संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजन को भी बढ़ावा दिया गया है। कार्यान्वयन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। तो प्रमुख बिंदु इसके क्या है? हितधारकों के परामर्श से विश्व स्तरीय पर्यटन उत्पादों के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाना है और क्षमतावान आध्यात्मिक परिपथों की पहचान करना है। पहचान करेंगे तभी तो बनाएंगे ना, जब पहचान ही नहीं करेंगे तो कैसे बना पाएंगे? तो शहरों के विकास को और ज़्यादा क्या करना है? सतत करना है, उसकी वहनीय क्षमता के अनुरूप सुनिश्चित करना है। अब ऐसा ना हो कोई शहर को डेवलप कर रहे हैं पर्यटन के लिए और उसकी क्षमता ही ना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भीड़ भाड़ हो जाएगी। अब देखिए कुंभ के समय में ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, कितना ज़्यादा पूरा हौच पौच हो जाता है। तो हमको पहचान करनी पड़ेगी कि उस पर कितना ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो वो सही रहेगा। उन परियोजनाओं की पहचान करना है और प्राथमिकता देना है जिन्हें तत्काल हम सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से चुन सकते हैं। तालमेल सुनिश्चित करना है, निजी निवेश और सरकारी योजनाओं के बीच में तालमेल। पहचाने गए क्षेत्र, मान लीजिए पर्यटन के लिए आप पहचान गए, तो उसको वहाँ पे आवश्यक जितनी सुविधाएं हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें विकास की संकल्पना का पालन करना होगा। पहचाने गई परियोजनाओं को विकास की प्रक्रिया को केंद्रीय रूप से समन्वित करना पड़ेगा। यह चूंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इसमें केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय लोक उपक्रम और औद्योगिक संस्थानों के द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्वैच्छिक फंड की प्राप्ति होगी। ध्यातव्य है कि चयनित प्रसाद शहर हृदय योजना का भी हिस्सा है। अभी चयनित प्रसाद शहर कौन कौन से हैं, यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। जैसे कि अजमेर है, अमरावती है, अमृतसर है, मथुरा है, कामाख्या है, गंगोत्री है, देवघर है, कटरा है, सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, यमुनोत्री है, परशुराम, माँ चिंतपूर्णी है, पारसनाथ है, बहुत सारे हैं, बहुत से सारे हैं, पॉज करके देख सकते हैं। तो ये पूरे इसके अंतर्गत आते हैं चयनित प्रसाद शहर कौन कौन से हैं। सेवा में देखिए व्यापार पर सामान्य समझौता, यह जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज यानी कि गेट्स, यह समझौता सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पहला समुच्चय है। भारत 1995 में इस समझौते के प्रभाव में आ गया था, 1995 में आया था और हस्ताक्षरकर्ता, साथ ही वो हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। तो गेट्स ने सेवाओं में विश्व व्यापार के प्रवर्तन को कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों द्वारा शामिल करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी और ये व्यक्तिगत रूप से विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की कई अनुसूचियों के द्वारा समर्थित है। ये प्रतिबद्धताओं मतलब थोड़ी प्रतिबद्धताएं हैं, टर्म्स हैं, से जुड़े सदस्यों को और प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू नहीं किया जाना चाहिए, इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत ने समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई थी। इस समझौते के तहत निम्न सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि व्यवसाय, संचार, निर्माण, वितरण, शैक्षिक, पर्यावरणीय, वित्तीय यानी कि बीमा और बैंकिंग, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक, पर्यटन और यात्रा, मनोरंजन, खेलकूद, परिवहन तथा अन्य। गेट्स के अंतर्गत सेवाओं को आपूर्ति के आधार पर 4 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। विदेशों में सेवाओं की आपूर्ति, इसके अंतर्गत किसी भी सदस्य देश के द्वारा सेवाओं की आपूर्ति अन्य देश में की जा सकती है, जैसे कि टेलीफोन कॉल। फिर देखिए विदेशों में उपभोग, इसके अंतर्गत सेवा उपभोक्ता सेवा प्रदान प्राप्त करने के लिए किसी भी दूसरे सदस्य देश में जाता है, जैसे कि पर्यटन। तो विदेशों में सेवा की आपूर्ति, फिर विदेशों में उपभोग, वाणिज्यिक स्थिति,
जैसे कि विदेशी बैंक है, होटल है, ये सब वाणिज्यिक स्थिति है। व्यक्तियों का आवागमन, जैसे कि भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवर हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, वो एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, जाके अपनी सेवा देते हैं। तो विदेशों में एक तो हम सेवा की आपूर्ति कर रहे हैं, विदेशों में उपभोग कर रहे हैं, वाणिज्यिक स्थिति हमारी सेवा प्रदाता की है। और व्यक्तियों का आवागमन, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पेशेवर हैं, अध्यापक हैं। गेट्स के तहत 2 तरह के नियम हैं। एक सामान्य नियम है जिसमें कि ये सभी सेवाओं में व्यापार के लिए सभी भागों में लागू होता है, इसको सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश हैं। और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए प्रभावी नियम ये विशिष्ट सेवा क्षेत्र में लागू होता है, जैसे कि बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपाय। भारत में सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ढेर सारी चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सेवा क्षेत्र में क्या चाहिए, हमें एक बुनियादी अवसंरचना चाहिए, शहरी हो या ग्रामीण हो। तो उससे क्या होता है, अगर सेवा आपूर्ति में बाधा आ जाती है, जैसे हमको कहीं भी सेवा देना है लेकिन हमारे पास क्या है, परिवहन का साधन नहीं है, स्टोरेज की सुविधा नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, पर्याप्त संरचना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो हम कैसे किसी भी गाँव या शहर में सुविधा प्रदान कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्डल। भारत में सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद रोजगार क्षेत्र में जनसंख्या के कम भाग को ही नियोजित करता है। इस कारण सेवा क्षेत्र की समृद्धि को रोजगार में ही समृद्धि के नाम पे जाना जाता है। बार बार बात आ रही है कि सेवा क्षेत्र की समृद्धि यहाँ पे जो समृद्धि होगी वो रोजगार विहीन समृद्धि के तौर पे जानी जाती है। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है ना, वो जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान तो देता है, महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन रोजगार में ना बहुत कम जनसंख्या को क्या करता है, नियोजित करता है। इसलिए हमें रोजगार का प्रॉब्लम है, रोजगार का तो इशू है। बहुत सारे लोग क्या हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं। इसलिए इसको बार बार प्रश्न में आ रहा है कि जीडीपी में तो वृद्धि हो रही है लेकिन रोजगार में क्यों नहीं हो रही। सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं भारत में उपस्थित है, किंतु देश में नौकरशाही, भ्रष्टाचार और जालसाजों इत्यादि के कारण विदेशी पर्यटकों का मोह भंग हो रहा है। तो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं लेकिन नौकरशाही, भ्रष्टाचार और जालसाजों के कारण उनका मोह भंग हो रहा है। भारत में सेवा प्रदाता जो बीपीओ और आईटी सेक्टर में विश्व के अन्य देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। सेवा प्रदाता जो हमारे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, भारतीय पेशेवरों के सामने वीजा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। ये सब समस्याएं हैं ना कि नौकरशाही, भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी समस्याएं हमारी आ रही है बीपीओ और आईटी सेक्टर में वीजा से संबंधित समस्या आ रही है। फिर जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख उपक्षेत्र हैं, जैसे कि होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बैंक हैं, व्यापार हैं, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, व्यापार इत्यादि के कर्मियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यकुशलता और व्यवहार में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। सेवाओं के व्यापार से संबंधित कई समस्याएं जैसे कि निर्यात संवर्धन, परिषद के गठन का अभाव, सेवा व्यापार से जुड़े दृश्य और अदृश्य बाधाएं, वीजा प्रतिबंध, क्षेत्र विशेष प्रतिबंध और अधिमानी बाजार इत्यादि पहुंच। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर इतर सेवा क्षेत्र का विकास अकेले नहीं हो सकता। भारत में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र की रीढ़ की तरह माना जाना चाहिए और उस तरह से इसका विकास होना चाहिए। तो तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र में नियामक सुधार भी करना काफी महत्वपूर्ण है। घरेलू विनियामक और बाजार पहुंच की बाधाएं इस क्षेत्र की वृद्धि में अगला देखते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र में की गई सरकारी पहले क्या है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेड इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो सेवा क्षेत्र में समृद्धि करने के लिए भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, विभिन्न जो क्षेत्र हैं जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, पर्यटन है, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, संचार है, परिवहन है, सूचना प्रौद्योगिकी है, बैंकिंग है, वित्त है, प्रबंधन है और अन्य कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि प्रोत्साहन राशियां दी हैं। सरकार की प्राथमिकता भविष्य में सेवाओं के लिए व्यापार सुगमता समझौते जो कि TFA है की ओर कार्य करने की है। इसके लिए देखिए प्रमुख पहल कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सेवा पोर्टल की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल एवं स्थानीय सेवा, न्याय एवं विधि, पेंशन एवं लाभ से संबंधित सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच एकल खिड़की के माध्यम से, मतलब सिंगल विंडो, जो भी सेवा है उसको हमको प्रदान करना है सिंगल विंडो के माध्यम से। फिर देश में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार से व्यापार, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B सेवाओं तक तेजी से कुशल पहुंच को सक्षम करके कारोबारी माहौल में सुधार करना है। औद्योगिक नीति भी हम समय समय पर परिवर्तित कर रहे हैं और जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है DIPP, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, निजी कंपनी इन्फोसिस के द्वारा ई-बीज योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और इससे संबंधित जो विभिन्न हितग्राही हैं उनको व्यापार करने के लिए, परिचालन करने के लिए, यहाँ तक कि उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको आसानी से उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से जो व्यापारिक वीजा है उसकी अनुमति दी गई है और वीजा प्रणाली को उदारीकृत किया गया है। भारत के सेवा निर्यातों को गति मिलने की उम्मीद है। संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्राम स्तर के उद्यमियों के निर्देशन हेतु राष्ट्रीय विशेषज्ञों से बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए ई सेवा वितरण केंद्र के कार्यरत होने के साथ ही सामान्य सेवा और ई सेवा केंद्र को बढ़ाने की घोषणा की है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी व्हाइट लेवल एटीएम को स्वीकृति दे दी है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रीपेड कार्ड सहित अंतर्राष्ट्रीय कार्डों को स्वीकार करने की अनुमति होगी। साथ ही व्हाइट लेवल एटीएम को नकदी आपूर्ति के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक से समझौते की अनुमति दी गई है। सेवाओं पर अतिरिक्त करों को कम करने के लिए तथा पूरे देश में एक ही प्रकार के कर की दर निश्चित करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी लागू कर दिए हैं। फिर एटीएम से नकदी आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक बैंक से समझौता किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया गया है। ई बीज योजना हम देख रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट के प्रयास है। एक सेतु देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। सरकार ने देश में शोध एवं अनुसंधान के संवर्धन के लिए इस क्षेत्र में 200% की एक तरफा कर राहत प्रदान की है और इस कार्यक्रम की शुरुआत विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी व्यवसाय को मदद पहुंचाने और स्टार्टअप बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। विगत कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि भारत ने व्यापार को प्रोत्साहन के लिए सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया के साथ विस्तृत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। व्यापार नीति उपायों में सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब इंडिया के माध्यम से सर्व किया जाएगा, को प्रतिस्थापित करते हुए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब सिर्फ सर्व फ्रॉम इंडिया नहीं होना होकर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन और जहाजरानी जैसे क्षेत्रों में प्रवर्ती जो स्कीम है सेवा क्षेत्र के लिए डिजिटलाइजेशन तथा FDI उदारीकरण इत्यादि का उपाय किया जा रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट के उपाय हैं जो हमें सेवा सेक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे सेतु स्कीम हो गया, सर्व फ्रॉम इंडिया हो गया, अन्य देशों के साथ MOU कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह में हम थोड़ा सा लिबरल हो रहे हैं, ई बीज योजना है, ई शासन की योजनाएं हैं, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं और जितने भी सेक्टर्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब, उसमें हम सेवा पोर्टल की स्थापना कर रहे हैं। औद्योगिक नीति को अपना गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है सेवा का। हम देख रहे हैं कि हम भारत को अगर 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो सेवा क्षेत्र का, सेवा सेक्टर का कितना ज़्यादा रोल है। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ों के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था। कृषि उद्योग के बाद सेवा सेक्टर, ये चैप्टर नंबर 7 था। आगे एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, और काफ़ी विस्तार से इसमें बताया गया, लाइन टू लाइन एक भी लाइन छोड़ा नहीं गया है। तो सर्विस सेक्टर इन इंडिया यहाँ पे समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।